क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ ताकि वो रिकॉर्डिंग में आ जाए। तो हम आज क्या करने वाले हैं, हम डायमेंशनल मेथड को यूज लेकर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको डेराइव करेंगे, उसको डिडक्ट करेंगे, है ना। इसको यूज लेकर डायमेंशनल मेथड को यूज लेकर, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है बट डायमेंशनल मेथड को यूज लेकर इसको हम डिडक्ट करेंगे। तो अब उस डायमेंशनल मेथड को आप किस तरह से यूज लेते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप सोचते हैं कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है, इसका यू का, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी और इसका पूरा नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है वो फिजिकल क्वांटिटी और किस किस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है ये सोचते हैं। तो जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल जिसको हम बोलते हैं, और ग्राउंड से एच हाइट पर, ग्राउंड से एच हाइट पर एक और प्लेस है, ठीक है, और इस प्लेस पर एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स, और इस बॉक्स का मास है m। तो मैंने कंडीशन आपको बता दी, ग्राउंड से h हाइट पर एक और प्लेस है, दिख रहा है लेवल, इस h लेवल पर, इस h हाइट पर यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास है m, ठीक है। तो बिकॉज ये m मास का बॉक्स h हाइट पर है, इसलिए इस m मास के बॉक्स की कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस किस पर डिपेंड कर सकती है, पहला हम ये सोचते हैं। तो हमें पता लगता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के, है ना, मास पर डिपेंड कर सकती है। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। और एक और बात आपको बता दूं, कोई एनर्जी स्टोर होती है उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है वर्क। जैसे आपको ग्राउंड पर एक बॉक्स को लेकर खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, आप उसको लेकर खड़े हैं, देन आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि इस बॉक्स को ले जाकर, है ना, घर की छत तक पहुंचा दो, मतलब हाइट पर पहुंचा दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। बॉक्स को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, उसके अगेंस्ट वर्क करके आप उस बॉक्स को अगर हाइट पर पहुंचा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। एक और एग्जांपल बता दूं, हम देखते हैं हमारे घरों में ग्राउंड पर एक वाटर टैंक होता है ना, वाटर हाउस से वाटर आता है उसमें, और छत पर एक वाटर की ना एक अलग होती है ना टैंक। तो घरों के ग्राउंड फ्लोर पर वाटर टैंक होता है जिसमें वाटर स्टोरेज होता है काफी अमाउंट में, और छत पर एक और वाटर टैंक होता है जिसमें आप पंपिंग से, इलेक्ट्रिक पंप से वाटर की सप्लाई करते हैं। तो एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिक पंप क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, वाटर पर वर्क करती है और वर्क करके उसको कहाँ पहुंचाती है, छत वाली टंकी में, है ना। और उस छत पर जो टैंकर है, टंकी है, उसमें अगर पानी पहुंच गया, है ना, वाटर वहां ट्रांसफर हो गया, तो उसमें क्या स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। जब आप घर में नीचे कहीं कोई टैब ऑन करते हैं तो पानी बड़ा प्रेशर से आता है, रीजन उस ऊपर वाटर में क्या स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को जिसका कुछ सर्टेन मास है, उसको एक लेवल से किसी अपर लेवल तक पहुंचाने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। और वो वर्क किसमें स्टोर हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। आई थिंक आप सभी जानते होंगे वर्क की एसआई सिस्टम में, है ना, यूनिट क्या है, जूल, और एनर्जी की भी एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है, जूल। तो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और एनर्जी अगर कहीं है तो वापस वर्क भी गेन हो सकता है। तो वर्क एनर्जी म्यूचुअली एक्सचेंजेबल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। तो अब हमने बड़ा दिमाग लगाकर सोच लिया कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस किस पर डिपेंड कर सकती है, बॉडी के मास पर। दूसरा, उस बॉडी को ग्राउंड से कितना हाइट पर पहुंचाया है उस पर डिपेंड कर सकती है। अगर आपको बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचाना पड़े, हाइट ज्यादा, तो आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उतना उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होती जाएगी। तो एच पर भी डिपेंड कर सकती है। और तीसरा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ पर तो जी की वैल्यू फिक्स है। डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट पर आप सेम हाइट पर ऑब्जेक्ट को पहुंचाने में आप देखेंगे ज्यादा वर्क करना पड़ता है, कैलकुलेशन अगर करते हैं तो सोचते हैं तो पता क्या लगता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन तीन पर डिपेंड कर सकती है। तो डायमेंशनल मेथड से यू का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है तो स्टार्ट कुछ ऐसे करते हैं ना, और फिर हम क्या अप्लाई करते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लिखिए
फेयर काम करना है ना, ये तो मैंने आपको बताया। लिखिए, आवाज आ रही है स्टूडेंट सभी को? यस सर। है ना? यस सर। बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है। लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, दी gravitational potential energy, the gravitational potential energy of, सर फिर से रिपीट करना। बिल्कुल ये स्टार्ट ही हुआ है ना। the gravitational potential energy, ब्रैकेट में कैपिटल में लिख सकते हो, of a body, of a body depends on its mass, depends on its mass, comma, its height, comma, its height from ground, its height from ground, and the gravitational acceleration, and on the gravitational acceleration, and on the gravitational acceleration. ये स्टेटमेंट अगर आपने लिख दिया हो तब आप क्या लिखते हैं ना, आगे से आगे आपको पता होगा। मेरा एम है आपको सिस्टमैटिक, है ना, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको पेपर पर रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है उस पर थोड़ा ध्यान देना, बाकी टॉपिक तो बहुत इजी है। तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लिखते हैं देन वी कैन राइट, देन वी कैन राइट u इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, सिंबल प्रोपोर्शनलिटी का ही आता है। और हम लिखते क्या है, मास मतलब m की पावर a, हाइट h की पावर b, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की पावर c। और आगे का प्रोसेस काफी बच्चों को फिट हो गया होगा दिमाग में। u इक्वल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा हम जल्दी भी कर सकते हैं अब इसको। ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब LHS RHS, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूलास लिखना स्टार्ट करते हैं। तो U क्या है, एनर्जी, है ना, एनर्जी है, वर्क का, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता हो गया होगा अब तक, और नहीं हुआ है तो, है ना, लर्न करना पड़ेगा। तो बहुत इजी काम कर रहे हैं आज हम। तो और क्लास के लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट काम हम करेंगे, पैरेलैक्स मेथड, वो बहुत यूजफुल होगा। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सब जानते हैं, m1 L2 T माइनस 2। वर्क का, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ये होगा। K एक कांस्टेंट है, अगर K एक प्योर नंबर है तो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। मास की बात करें, सेकंड क्या है, मास, K को छोड़ा और K के आगे है मास। तो मास के लिए आप जानते हैं m1 L0 T0 होल पावर जो है वो है a, लिखती होल पावर a, ठीक है। h हाइट है, हाइट मींस सम लेंथ इन मीटर, तो बिल्कुल ठीक है। m0 L1 T0, कुछ गड़बड़ हो तो मुझे बता देना, ठीक है, बड़ा ऑर्डिनरी जैसा ही काम लगेगा अब आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। पावर होल पावर b लिख दिए मैंने, h की पावर b थी इसलिए। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटेशनल आगे क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है ये इसका मतलब m0 L1 T माइनस 2, बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है। तो होल पावर c कर दी, g की पावर c हमने लिखनी थी। तो ये ABC क्या होते हैं, ये वो एक्सपोनेंट्स होते हैं जिसकी वैल्यू पता करना हमारा एम है। जब ABC पता लग जाते हैं तो हमें u का फॉर्मूला पता लग जाता है कि MHG U को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। ABC पता लगते ही हमें फॉर्मूला पता लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। M1 L2 T माइनस 2 LHS एज इट इज, और RHS में पहला ब्रैकेट देखिए, तो इसको आप m की पावर a लिख सकते हैं, l की पावर 0 लिख सकते हैं, t की पावर 0 लिख सकते हैं। रीजन आपको पता है ना, a इंटू 1 a, a इंटू 0 a इंटू 0, इस तरह से 0।
यहाँ पर m की पावर 0, 0 इंटू बी है इसमें, l की पावर b, b इंटू 1 होगा, b इंटू 0 अगेन 0। थर्ड ब्रैकेट m की पावर 0 आएगा पहले, c इंटू 0 होगा इसमें, l की पावर c, t की पावर -2c है ना। यहाँ तक आप लोगों ने मे भी कर लिया होगा। आपको पता है इसके बाद हम मर्ज करते हैं, तीनों ब्रैकेट्स को प्रोडक्ट करते हैं। तो ब्रैकेट्स को प्रोडक्ट करते हैं, इसका मतलब m m m, इन तीनों m को प्रोडक्ट करें तो हमें पता है प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होती है। a है यहाँ पर, 0 है यहाँ पर, 0 है यहाँ पर, तो a प्लस 0 प्लस 0 a, ठीक है। l की पावर यहाँ 0 है, यहाँ b है, यहाँ c है, तो 0 प्लस b प्लस c मतलब b प्लस c। ठीक चल रहा है ना, बताइए। यस सर। t की पावर 0, t की पावर 0, t की पावर -2, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन आपको देखना है, a b c सब 1 1 आ जाएंगे, सब 1 1 आनी चाहिए। देखते हैं तो ये जो आपके पास अब एक्सप्रेशन है, दोनों तरफ एक एक बिग ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो अब आप दोनों साइड एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। मास की एक्सपोनेंट्स देखे दोनों साइड, देन लेंथ की एक्सपोनेंट्स देखे दोनों साइड, देन टाइम की एक्सपोनेंट्स देखे दोनों साइड, कंपेयर करके आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ तक लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। तो स्टेटमेंट क्या लिखते हैं पता है कुछ? ऑन कंपेयरिंग powers, on comparing powers of both sides, on comparing powers या exponents of both side। तो a इक्वल टू 1 दिख रहा है मुझे। सबसे पहले मास की एक्सपोनेंट्स देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ a है, तो 1 इक्वल टू a लिखें या a इक्वल टू 1 लिखें, बात है। तो दिस इज a इक्वल टू। सेकंड, लेंथ की एक्सपोनेंट्स इधर है b प्लस सी, इधर है 2, तो आप ऐसा लिख सकते हैं b प्लस सी इक्वल टू 2, b प्लस सी इक्वल टू 2। और इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन देखिए क्या होगी, तो यहाँ पर है -2c, यहाँ है -2, तो -2c इक्वल टू -2, दैट मीन्स c इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ क्या? सीधी सी बात है, -2 कैंसिल। यस सर। c इक्वल टू 1। बताइए b क्या होगा? 1 मैं लिखूंगा अभी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो तसल्ली से आप भी देख ले, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो b प्लस 1 इक्वल टू 2, सो b इक्वल टू 1। b प्लस c की वैल्यू 4 में कितनी है? 1, तो b प्लस 1 इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1। इक्वेशन 5, तो आपको 2 4 5 से वैल्यू पुट करनी है, और आप देख रहे हैं सबकी वैल्यू 1 आई ना। देखो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, और b की वैल्यू भी 1। तो डायमेंशनल मेथड आपको हमेशा करेक्ट फॉर्मूले तक पहुंचाता है। यस, कोई कुछ कह रहा है, बोलिए। बाय यूजिंग, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। बाय यूजिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1, ऐसा ही करते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट u इक्वल टू k, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे पता लगती है? क्या बताया था आपको? एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगती है ना। आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके पता लगा सकते हैं कि k की वैल्यू क्या होगी। m की पावर 1, h की पावर 1, g की पावर 1, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट्स क्या बताते हैं? एक फैक्ट है, इस फॉर्मूले, किस फॉर्मूले? पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक फैक्ट है, एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगता है कि जब भी k की वैल्यू ऐसा ही सिस्टम में पता लगाते हैं तो ऑलवेज कितनी मिलती है? ऑलवेज 1 मिलती है। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के केस में k की वैल्यू आपको, अगर आप एक्सपेरिमेंट करें आइडियली, तो ऐसा ही सिस्टम में 2 पाई वैल्यू मिलती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको यहाँ तक पहुंचाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको यहाँ तक पहुंचाएगा। और इसके आगे पहुंचना है तो एक्सपेरिमेंट करके पहुंचते हैं।
के की वैल्यू आपको 1 मिलेगी एसआई सिस्टम में। तो डन गाइस। तो इस क्वेश्चन को आज की क्लास में लेने का मेरा मेन मोटो यही था कि आपको मेथड दिमाग में फिट हो जाए कि डायमेंशनल मेथड यूज लेकर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम सोचते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी ना अदर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी। हेलो सर। यस बोलिए 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 बोलिए। और सर है ना ये U इज इक्वल्स टू के। हाँ M और H कैपिटल नहीं लेंगे क्या? एम को एच को कैपिटल, यस सर। वो तो हमारी चॉइस है। मास को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एम से। हाइट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एच से। जी को, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी से। तो ये तो हमारी चॉइस है कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ कैपिटल एम लिख दूं तो है तो वो किसी बॉडी का मास ही। अगर मैं यहाँ कैपिटल एच लिख दूं तो है तो वो कुछ हाइट ग्राउंड से मेजर की जाती है, हाइट है ना। और जी ग्रेविटेशन, तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो ये तो सिंबल्स हैं जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इन जनरल जो सिंबल यूज लेते हैं मैं वही यूज लेता हूँ, इन जनरल जो यूज लेते हैं। चलिए, तो ये जो स्टार लगा है डायमेंशनल मेथड आपको यहाँ तक पहुंचाएगा। आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, और मैं तो कहूँगा सब लिख ही दें, तो लिख सकते हैं आप नोट करके। फ्रॉम experiments the value of constant k always receives 1 in SI system. From experiments the value of constant k always receives 1 in SI system. Always receives 1 in SI system. So U equal to mgh। Yes sir. ठीक है, तो ये जो m इंटू h इंटू जी है, आप जानते हैं ना प्रोडक्ट में ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। m इंटू h इंटू जी लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, mgh लिखें या h mg लिखें, ऐसे। चलिए, तो एक hw आपको देता हूं मैं अब। क्या पोटेंशियल एनर्जी की बात मैंने आज अपनी क्लास में करी, काइनेटिक एनर्जी का काम आप करेंगे। क्या करेंगे क्लियर कर देता हूं आपको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना है किसी पार्टिकल जिसका मास m है और वो पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। कोई पार्टिकल जिसका मास m है वो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको फॉर्मुलेट करना है। किसको यूज लेकर? डायमेंशनल मेथड को यूज लेकर। कर सकते हैं? कर देंगे? यस सर। Yes sir. सेम प्रोसीजर यूज लेकर। तो सर आपको आइडिया दे दिया मैंने कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। यस बोलिए बोलिए बोलिए। सर इसके अंदर कांस्टेंट की जगह 2 पाई भी लिख जल्दी नहीं सकते बोलते हैं ना अपन? आप जल्दी बोलिए। हाँ बोलो, वापस बोलो। सर कांस्टेंट की जगह 2 पाई भी यूज ले सकते हैं ना? नहीं, हर फॉर्मूले में कांस्टेंट अलग होता है। हर फॉर्मूले में कांस्टेंट अलग होता है, क्योंकि हर फॉर्मूला किसी अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए होता है। हर फॉर्मूले के कांस्टेंट को पता लगाने के लिए आपको अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, बिल्कुल डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। इसलिए हर फॉर्मूले के कांस्टेंट की वैल्यू अलग होती है। सर इसमें ना आपने लिखा रखा है ना अब इन बोलो क्या एसआई कह रहे हो? सिस्टम। सर ये आपने लिखाया था ना पहले नोट करके, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ आगे कांस्टेंट इन बोलो। एसआई सिस्टम ऑलवेज रिसीव्स 2 पाई। ऑलवेज रिसीव्स 1। नो सर 2 पाई सर, ये पहले लिखाया था ना आपने। ऑलवेज रिसीव्स 1। सर 2 पाई। हाँ, तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल ऑर्डिनरी सी बात। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि t इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी वाला हमने टॉपिक किया था। तो t क्या है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इस k को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट किसका करना पड़ेगा?
सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का। तो k की वैल्यू जो मिलेगी वो तो हम लिख चुके, कितनी बताई थी, 2 पाई बताई थी, बिल्कुल सही बात है। और आज हमने किसका फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कुछ लोग इसको बस पोटेंशियल एनर्जी बोलते रहते हैं, फुल नेम होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला आया k, है ना, mhg पावर 1, ठीक है। हाँ, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। अगर इसके कांस्टेंट का पता लगाना है तो आपको एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आपको एक गिवन मास लेना होगा, उसको एक गिवन h तक पहुंचाना होगा। मतलब आपको m पता होना चाहिए, आपको h पता होना चाहिए, आपको g पता होना चाहिए। फिर आप पता लगाओ कि उस गिवन मास को सर्टेन हाइट तक पहुंचाने में कितना जूल वर्क किया, है ना, वो कितना जूल वर्क किया जूल में होगा, और वो वर्क ही किसमें स्टोर होता है, एनर्जी में। तो U इक्वल टू W होता है। तो U का पता कैसे लगेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन U के इक्वल होता है, तब जाकर आप K का पता लगाएंगे, U अपॉन mhg। एक्सपेरिमेंट ही अलग। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में जो K दिख रहा है उसकी वैल्यू SI सिस्टम में क्या आती है, 1 आती है। तो ऐसा नहीं है कि K कोई, है ना, G की तरह फिजिकल क्वांटिटी है कि G की वैल्यू हमने कसम खा रखी है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है अर्थ के सरफेस पर। तो होती है, अच्छी बात है, बट K G की तरह नहीं है। हर फॉर्मूले का K कुछ और होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं। तो आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही इसको क्लियर कर दिया, बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात थी। अब आपको HW क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना डायमेंशनल मेथड को यूज लेकर, ठीक है। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है। तो ये किस पर डिपेंड करती है, मास पर और वेलोसिटी पर, बस, और किसी पर नहीं। तो किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी उसके मास पर और स्पीड पर या वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, इन दो पर डिपेंड करती है। तो आप दिमाग लगाना और मुझे बताना, ठीक है। तो आज का कुछ नया काम करते हैं। यस, पूछिए, बिल्कुल पूछिए, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए, बोलिए। सर, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे फिर? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं दो बॉडीज के बीच में होता है ना। जैसे मून और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। मून को तो छोड़ो, हम पे ही ले लेते हैं ना। हम अगर ग्राउंड पर जंप करते हैं तो हम ऊपर नहीं जाते, हम थोड़ा सा जंप करते हैं, 1 फीट 2 फीट ज्यादा से ज्यादा, और वापस ग्राउंड पर आ जाते हैं। रीजन, अर्थ हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो किस किस पर डिपेंड करता है, तो वो अर्थ के मास पर डिपेंड करता है, कैपिटल M G, या E लिख देते हैं। मास ऑफ अर्थ के लिए हम इन जनरल कैपिटल M लिखते हैं। किस पर डिपेंड कर सकता है, उस बॉडी के मास पर डिपेंड कर सकता है जिस पर अर्थ अट्रैक्शन कर रही है। लेट ये अर्थ है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो क्योंकि अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। लेट ये कोई बॉडी है, किसी हाइट पर है ना, किसी हाइट पर है। तो बॉडी का मास है m, किसी ऑब्जेक्ट का बॉडी का मास है m, और अर्थ का मास है me, ठीक है। तो न्यूटन ने बताया था, न्यूटन नाम सुना होगा आपने, सुना है या नहीं सुना है, न्यूटन? यस सर, इसाक न्यूटन। यस सर, बिल्कुल, न्यूटन आपने नाम सुना है। तो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो अर्थ भी यूनिवर्स में एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है स्मॉल है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनका कुछ मास है, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो इनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा न्यूटन ने बताया। तो मैं अभी न्यूटन वाली बात तो हटाता हूँ, हम ग्रेविटेशनल मैथड, सॉरी, हम हमारे डायमेंशनल मैथड को यूज लेकर फोर्स का फॉर्मूला फॉर्मुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो एक्सपेरिमेंट्स क्या बताते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करती है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, अर्थ के मास के, बॉडी के मास के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहाँ पावर हमें नहीं पता क्या होगी, पावर तो पता लगाएंगे। और डिस्टेंस की बात करें तो अर्थ के सेंटर से बॉडी के बीच का जो सेपरेशन है, अगर सेपरेशन ज्यादा होता है तो अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, अगर सेपरेशन कम होता है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है। सेपरेशन अगर बहुत 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 ज्यादा हो जाए तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल भी हो जाता है। खैर, तो कुल मिलाकर एक और फैक्टर क्या पता लगा, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स exerted by
अर्थ डिपेंड्स ऑन सेपरेशन डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस r। तो ये 3 फैक्टर्स हमें पता लग गए जिन पर फोर्स डिपेंड करता है ना। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो फोर्स को अफेक्ट करते हैं, फोर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन सामने दिख गया। अब हम मेथड को आगे क्या बढ़ाते हैं, एक कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई कर दिया, फिर हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जल्दी बोल दो कोई भी। एक्सेलरेशन, फोर्स ओनली क्या बोलना है आपको, फोर्स। पूरा नाम क्या है इसका, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स अर्थ अप्लाई कर रही है किसी बॉडी पर, इसलिए इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो मेन बात क्या है, फोर्स। अब फोर्स है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला सब जानते हैं, m1 l1 t-2। सही बात है क्या, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। यस सर। k एक कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला इन जनरल नहीं लिखते हैं, ठीक है। मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला m1 l0 t0 होल पावर a। स्मॉल m क्या है, ये भी मास ही है, इंटरेस्टिंग बात, दो बार मास आ गया है ना। तो इसका भी क्या होगा, m1 l0 t0 होल पावर b। r क्या है, सेपरेशन मतलब डिस्टेंस, दो बॉडीज के बीच का सेपरेशन है, तो डिस्टेंस है, लेंथ। डिस्टेंस को मीटर में मेजर करेंगे, तो m0 l1 t0 होल पावर c। बड़ा इजी काम हो गया ये तो, है ना। अब देखिए m1 l1 t-2 ऐसा था, ऐसा पूरा ही बताऊंगा इसको, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। हाँ, अब यहाँ पर ही बता दूं क्या, m की पावर कितनी हो जाएगी a, l की पावर 0 रहेगी, t की पावर 0 रहेगी। यहाँ पर देखिए होल पावर b है, तो यहाँ m की पावर b हो जाएगी, l 0 ही रहेगा, t की पावर 0 है। यहाँ पर देखिए m की पावर 0 ठीक है, l की पावर कितनी हो जाएगी c, और t की पावर 0 ही रहेगी। एक छोटा सा चेंज यहीं पर कर दिया मैंने। अब इन ब्रैकेट्स को मर्ज करते हैं, मतलब म्यूचुअली प्रोडक्ट करते हैं। तो m की पावर्स आप देखें तो m की पावर मुझे a प्लस b दिख रही है। यस सर। a b 0, तो a प्लस b प्लस 0 मतलब a प्लस b। l की पावर मुझे ओनली c दिख रही है, आपको क्या दिख रही है, l0 l0 l की पावर c। और t की पावर तो तीनों में ही 0 है, देख लो भाई, तीनों में ही 0 है। डन, देखना है आपको। तो अब क्या करते हैं, कोई बताएगा। सब पावर कंपेयर पावर को कंपेयर करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। तो मास की पावर को कंपेयर करते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू 1 मिलता है भाई। यस सर। मास की पावर को कंपेयर करते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू 1 मिल रहा है, ठीक बात। यस सर। है ना, ठीक है। तो m1 एक प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। वो प्रॉब्लम क्या है, ये जो k है ना, सर आप म्यूट हो गए। आ रही है स्टूडेंट से भी। हाँ सर, प्रॉब्लम। यस सर। यस तो ये सर। क्वेश्चन हमको वापस 0 से देखना पड़ेगा। न्यूटन एक बहुत अच्छे आदमी थे, न्यूटन ने के सिंबल नहीं दिया था, न्यूटन ने यहाँ पर कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कुछ बताई थी, और न्यूटन ने जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बताई थी वो यूनिट लेस नहीं थी, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, पता है किसी को, 11। अगर किसी ने यस सर। एप्लीकेशंस में कुछ पढ़ा हो कहीं पता करना। न्यूटन ने अपने लॉ में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी के बारे में कुछ कहा है। एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे न्यूटन ने, वैल्यू बताई 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो सब कुछ चेंज कर देगा, कैपिटल जी यूनिट लेस नहीं है, तो के की वैल्यू के प्लेस पर तो न्यूटन ने जो बताया था वो रखना पड़ेगा पहली बार।
क्योंकि हम क्या पता लगा रहे हैं, हम दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का पता लगा रहे हैं, और वो सबसे पहले यूनिवर्स में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। आपने एप्पल वाली थ्योरी अगर सुनी हो, यस सर। नीचे बैठा था, एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये सबसे पहले न्यूटन के दिमाग में आया। तो खैर हाँ, हमने यहाँ जो के लिखा था वो के इस टॉपिक में नहीं आया था। न्यूटन ने हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बताया था, और उसकी यूनिट होती है, क्या होती है, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी। कैपिटल जी की ये यूनिट होती है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है और ये यूनिट है। अब अगर ये यूनिट है, इंपॉर्टेंट बात, अगर ये यूनिट है तो कोई मुझे कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला बता सकता है क्या? मैं रुकता हूँ 1 मिनट के लिए। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, कैपिटल जी की वैल्यू यूनिट ये बताई थी न्यूटन ने बताई थी। फिर मैं आपको एक और बात बताऊंगा, एक और फैक्ट बताऊंगा, तब आपको कांस्टेंट के बारे में पता लग जाएगा कि कांस्टेंट भी डिवाइडेड हैं दो पार्ट में। कुछ कांस्टेंट होते हैं जो यूनिटलेस होते हैं, और कुछ कांस्टेंट होते हैं जो यूनिटलेस सर आ गया। कुछ न्यूटन आ गया। तो जो पहले बताना चाह रहा है बताएं आराम से, बताइए। सर m-1 l क्यूब s-t-2। और इसमें कोई चेंज करना चाहेगा? देखो मैंने आपने जो बताया सही लिखा, मुझे बिल्कुल परफेक्ट ऑडियो आ रहा है आपके। बाकी लोग है ना, तो आपको टाइम दिया है। कैपिटल जी की वैल्यू न्यूटन ने बताई थी, और यूनिट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो बताइए कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप में से जिसने भी बताया वो सही बताया क्या? बाकी लोग चेक करके बताओ, यस या नो। यस सही है सर। यस सही है है तो सर। बात खत्म, नो है तो आप बताओ इसमें कुछ चेंज करो। तो आपकी आवाज यस में आ रही है। तो हमें न्यूटन के बारे में पता है, न्यूटन ऐसा ही सिस्टम में फोर्स की यूनिट के लिए होता है यूनिट न्यूटन। तो न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m1 l1 t-2। पहली बार यहाँ पर है मीटर की पावर 2, तो l2 हो जाता है ना, l2 हो जाता है। और नीचे क्या है, नीचे kg की पावर 2, तो इसका मतलब m2 हो जाता है। दैट्स इट। जिनकी पावर 0 है उनके बारे में नहीं लिखा। तो न्यूटन के लिए होता है m1 l1 t-2, मीटर स्क्वायर के लिए l2, kg स्क्वायर के लिए m2। अब इन तीनों को देख लो आप, ये आ रहा है क्या? और मुझे लग रहा है बिल्कुल सही बताया है ना। तो कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अगर हम कैपिटल जी के डायमेंशनल फॉर्मूला को इंक्लूड ही नहीं करें तो हम बिल्कुल रॉन्ग आंसर की तरफ पहुंचेंगे। तो मुझे थोड़ी सी यहाँ जगह बनाकर कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला फिट करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा m1, इसका कोई एक्सपोनेंट नहीं लिखते, कैपिटल जी का कोई एक्सपोनेंट नहीं लिखा जाता। m1 1 नहीं है, m-1 है, l3 t-2। ये मैंने बिल्कुल सही समय पर दिमाग में सही बात क्लिक कर गई कि कैपिटल जी न्यूटन ने ये बताया था। ओके, तो पूरी फिजिक्स क्या है, जिन साइंटिस्टों ने कुछ लॉज हमें बता दिए हैं उन लॉज को हम फॉलो करते हैं, और पूरी फिजिक्स बेसिक लॉज पर ही वर्क करती है। चलिए अब यहाँ पर 4 ब्रैकेट्स होगा स्टूडेंट्स, 4 ब्रैकेट्स, राइट हैंड साइड में 4 ब्रैकेट्स हैं। तो देखिए m की पावर क्या होगी, m की पावर क्या हो जाएगी, m-1 प्लस a। हाँ, तो m की पावर -1 प्लस a प्लस a प्लस b, -1 प्लस a प्लस b। अभी ठीक है। l की पावर देखें, कैपिटल G के ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं लगाई जाती, कांस्टेंट है 3 प्लस c। तो देख लें l की पावर 3 है और बस आगे एक ही है c, 3 प्लस c। ओके, फाइनली t की पावर देख लें, तो यहाँ -2 -2। और यहाँ पर एक जगह, बाकी सब जगह 0 ही है, तो यहाँ -2 ही लिखना पड़ेगा बस, है ना। और यहाँ पर क्या है, -2 ही लिखना पड़ेगा ना।
हाँ सर। बिल्कुल ठीक है। हाँ सर। तो m1 l1 t माइनस टू ये ऐसे, तो t की पावर तो -2 दोनों तरफ है। आपको m की पावर को पहले लिखना है, तो यहाँ क्या होगा, -1 प्लस a प्लस b इक्वल टू 1। m की पावर 1 है ना, तो देख लो दोनों तरफ एक्सपोनेंट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ m की पावर पूरा लिख दो, यहाँ m की पावर 1, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करा तो a प्लस b इक्वल टू क्या दिख रहा है ना, तो ट्रू। बताइए ये सही बात है। यस सर। m की पावर को कंपेयर करा तो यहाँ पर पावर्स इक्वल टू m की पावर। अब l की पावर को देखें तो 3 प्लस c इक्वल टू 1। सही बात है ना। यस सर। देख लो आप आराम से, 3 प्लस हाँ c सही है। 1, ठीक है। तो c इक्वल टू कितना आएगा, -2। देखो भाई, -2। c इक्वल टू कितना आएगा, -2 पहली बार, तो c की वैल्यू मिल गई। हाँ, अब जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसमें a प्लस बी इक्वल टू 2 है, और आप इक्वेशन 1 में ध्यान से देखें, a b किसकी एक्सपोनेंट्स है, मासेस की एक्सपोनेंट्स है। a भी मास की एक्सपोनेंट है, अर्थ का मास है, b भी मास की एक्सपोनेंट है, बॉडी का मास है ना? जैसे m हमारा, सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हो। क्या है, मास है, मास है, ठीक है। तो काम शुरू कर सकते हैं हम। देखिए, तो c की वैल्यू तो आपको इक्वेशन 2 से साफ साफ दिखाई दे रही है, -2। इक्वेशन 1 में a प्लस बी इक्वल टू 2 है, तो क्या ये फैक्टर्स इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करते हैं क्या, है ना। ये क्वेश्चन इसलिए मैं पूरा करवाने में इंटरेस्टेड था क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी, एक तो g वाली और एक ये आ रही है। अगर a की वैल्यू 1 हो और b की वैल्यू भी 1 हो तो इक्वेशन 1 सेटिस्फाई होती है ना। यस। यस सर। ऐसा, हाँ आप यस बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया, उसका रीजन है, इक्वेशन 1 में अर्थ का मास, बॉडी का मास, दोनों मास ही हैं, इसलिए आप दोनों को सेम, दोनों को मतलब a को b को सेम, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं, है ना, दे सकते हैं। तो a की वैल्यू 1 ले, b की वैल्यू भी 1 ले। अगर आप a की वैल्यू 2 लेते तो b भी 2 लेना पड़ता, बट ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई नहीं करते। a की वैल्यू -1 ले तो b की भी -1 लेनी पड़ेगी, बट इक्वेशन 1 को वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो सर आप कोई सा भी नंबर ले ले इन दोनों के अलावा, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कौन करेगा, a1 b1, बस यही करेगा। यस, पूछते जाइए। सर इक्वेशन फर्स्ट में अपन m की पावर a भी तो ले सकते b की जगह, दोनों में a ले सकते पावर, मास है सर इसलिए। हाँ, आपकी बात ये भी सही है, b की जगह ये भी मास है, ये भी मास है, तो यहाँ भी a की m की दोनों की पावर पावर a a लिख दो, यहाँ भी m की पावर a लिख दो, कर सकते हैं, बट दोनों मास तो 2a आके बराबर 1 1 आ जाएगा। दोनों मास डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के हैं, इसलिए मैंने डिफरेंट, वो मेथड भी है, ये मेथड भी, बट मैं आपको सेपरेट ही बताऊंगा। और बिकॉज ए बी दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपोनेंट है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी, इसलिए इक्वेशन 2 को ए और बी की बस यही वैल्यूज सेटिस्फाई करेगी। तो आपको इक्वेशन 2 के बाद क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 कुछ चेंज कर रहा हूँ इक्वेशन में, है ना। इक्वेशन में क्या चेंज कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 सबसे बड़ी ऊपर लिखी है, तो बस 1 को 2 लिख रहा हूँ मैं और 2 को 3 लिख रहा हूँ। तो क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, समझ लो आज। तो दिस इज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फ्रॉम इक्वेशन 2 a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1। इसके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं होगी a b की जिससे इक्वेशन 2 सेटिस्फाई हो सके। चलिए, तो अब आपको क्या दिखाई देगा, इक्वेशन 1 से, ऊपर वाली इक्वेशन 1 से ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, कैपिटल G m e, m e की पावर 1, m की पावर 1, r की पावर -2।
अगर किसी की पावर -2 होती है तो क्या होता है? वो नीचे चला जाता है ना भाई, बताइए इसके बारे में बताइए। अगर किसी की पावर -2 है तो उसको नीचे स्क्वायर करके लिख सकते हैं, है ना, न्यूमरेटर से उसको डिनोमिनेटर में पहुंचा के पावर प्लस कर देते हैं। तो आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर आपका 8 है, चैप्टर नंबर 8 पूरा का पूरा ग्रेविटेशन पर बेस्ड है, पूरा का पूरा ग्रेविटी पर बेस्ड है और बहुत डिटेल में आप इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। हम इसका वेक्टर फॉर्म भी लिखेंगे, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ बताया, इसको आप है ना फेयर नहीं करके अगर कहीं रफ भी आपने मेंशन किया है तो भी कोई इश्यू नहीं है। बस कहाँ पर ध्यान देना है आपको, कैपिटल जी का वैल्यू, इसकी यूनिट बताई थी न्यूटन में। बोलिए, कुछ कह रहा है कोई? सर उस चैप्टर में भी डायमेंशनल से ही करेंगे सर? नहीं, उसको तो उसमें तो हम पूरा न्यूटन को याद करेंगे। न्यूटन ने क्या डायमेंशनल से नहीं concept करेंगे? दिए थे, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये तो मतलब बहुत ऑर्डिनरी सा काम कर रहे हैं, डायमेंशनल मेथड। आपको बहुत स्टार्टिंग में बता दिया था, 2-3 बार बता दिया। 11th की जो फिजिक्स है बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक जाएगी। तो जब हम ग्रेविटेशनल है ना लॉ ऑफ ग्रेविटी 8th चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो कैपलर्स और बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो क्या सोचते थे, उसके लेवल तक का हमको सोचना पड़ेगा वहाँ, है ना, और बड़ा आसानी से सोचेंगे हम लोग। चलिए, तो मैं टाइम देख लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पैरेलैक्स मेथड मुझे बताना था। तो 10 मिनट्स मैं ले सकता हूँ क्या आपके? जल्दी बताओ, 10 मिनट्स? यस सर। सर 8 to 10 मिनट्स बस, आप मुझे याद दिला देना, इतना ही चाहिए मुझे टाइम। तो आप अपनी कॉपी में फ्रेश हेडिंग लिखो, पैरेलैक्स। पैरेलैक्स और मेथड भी है, तो पैरेलैक्स मेथड क्या है उसको समझते हैं। तो मे बी आपके पास, सभी के पास बॉल पेन है अभी? यस, बॉल पेन है ना सभी के पास? नो सर मेरे पास। यस सर। जेल पेन, Yes, बॉल sir. पेन, हाँ, पेंसिल जो भी है, मेरे पास मार्कर है। तो आप सभी को एक एक्सपेरिमेंट करना है ना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसमें। तो आपका फेस अगर लैपटॉप की तरफ या मोबाइल की स्क्रीन की तरफ है तो आप अपने आसपास देखो, पीछे या कहीं बॉल दिख रही है आपको, है ना, बैकग्राउंड कुछ अच्छा सा, और यहाँ देख लो आप, मैंने इस मार्कर को बिल्कुल सामने देख रहा हूँ। आप म्यूट हो सर गए। आप म्यूट हो गए। आई थिंक आवाज आ गई होगी आपको। तो अब क्या करना है आपको, आप अपनी राइट आई को क्लोज करेंगे और लेफ्ट आई से, सिंगल लेफ्ट आई से इस मार्कर को देखेंगे, देख लिया। फिर आप अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करेंगे और राइट आई से इसको देखेंगे, और ऐसा 2-3 बार करना है। और आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे कि मार्कर की, मेरे हाथ में मार्कर है इसलिए मैं मार्कर बोल रहा हूँ, आपके हाथ में पेन है तो आप पेन देखो, पेंसिल है तो पेंसिल को देखो। तो एक आई से इसको देखें और एक को क्लोज रखें और दूसरे को करें, तो आप देखेंगे बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है। ऑल्टरनेट एक आई से देखते हैं भाई, सभी को देखना है और कुछ सेकंड्स में हो जाता है। यस सर। बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में पोजीशन Yes, चेंज sir, हो रही है। यस सर। तो एक ऑर्डिनरी सी बात, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपने हाथों हाथ करके देख लिया कि बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होगी। तो जो सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं ना, इस सेकंड चैप्टर में कहीं थोड़ी बहुत फिजिक्स है दिमाग लगाने वाली, तो यही है पैरेलैक्स। एक छोटी सी बात बताई मैंने आपको, अब ये छोटी सी बात हमें कितनी बड़ी बात बता देगी वो देखिए। तो पैरेलैक्स मेथड को यूज लेकर हम अर्थ पर बैठे बैठे मून का अर्थ से डिस्टेंस पता लगा लेते हैं, मून का डायमीटर पता लगा लेते हैं, ठीक है। अगर बहुत अच्छे मतलब बहुत क्वालिटी वाले हमारे पास टेलीस्कोप अगर हैं तो हम मार्स का डायमीटर, अर्थ से मार्स का डिस्टेंस भी पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाते हैं? आपको एक फॉर्मूला पता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ट्रू? Yes. यस सर। एंगल आर्क अपॉन रेडियस।
यही होता है वही फॉर्मूला, है ना। तो इस फॉर्मूले को यूज लेकर, पैरेलैक्स मेथड को यूज लेकर हम डिस्टेंसेस पता लगाते हैं। मैंने आपको भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा था, अगर बहुत दूर कोई प्लैनेट है, ठीक है, अगर बहुत दूर कोई प्लैनेट है, तो मैं एक डायग्राम से बात को बताता हूँ। ये है कोई प्लैनेट, बहुत दूर है, ठीक है, और ये है अर्थ का सरफेस, ये है अर्थ का सरफेस, पूरा अर्थ नहीं बना रहा हूँ, अर्थ का सरफेस। और अर्थ के सरफेस पर ए एक लैब है, बी दूसरी लैब है। इन ए लैब में और बी लैब में क्या रखे हुए हैं, टेलीस्कोप रखे हुए हैं, और इस प्लैनेट के इस पॉइंट को ए लैब से देखा जा रहा है किसी इंस्टेंट पर, और सेम पॉइंट को बी लैब से भी देखा जा रहा है। तो ए लैब में एक टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप से प्लैनेट के एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखा जा रहा है, ठीक है, और बी लैब से भी उसी पर्टिकुलर पॉइंट को देखा जा रहा है, तो इनके बीच में जो एंगल है, इनके बीच में कुछ एंगल है, यस, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, और एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो ए लैब बी लैब के बीच का डिस्टेंस हमें पता होता है, और ये डिस्टेंस नियरली इक्वल टू आर्क होता है, ये डिस्टेंस नियरली इक्वल टू आर्क होता है। आपको बता दूं, अगर बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल है, उस बहुत बड़े सर्कल का छोटा सा पार्ट नियरली इक्वल टू कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। बहुत बड़े आर्क का छोटा सा पार्ट नियरली इक्वल टू कैसा होता है, नियरली इक्वल टू छोटा सा पोर्शन नियरली इक्वल टू स्ट्रेट लाइन होता है। तो प्लैनेट पर एक पॉइंट है, एक लैब से, ये है डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग, डायरेक्शन ऑफ व्यू, और बी लैब से सेम पॉइंट को देखा जा रहा है प्लैनेट के, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्यू फ्रॉम लैब बी, दिस इज एंगल। तो ए लैब बी लैब में जो टेलीस्कोप्स होते हैं, उन टेलीस्कोप्स की हेल्प से ये एंगल पता लग जाता है, इसको थीटा बोले या अल्फा बोले, कुछ भी, ये एंगल पता लग जाता है। और ए लैब कहां पर है, अर्थ पर, बी लैब कहां पर है, ये भी अर्थ पर है। तो आप अर्थ पर दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस जानते हैं, क्योंकि हम अर्थ पर तो चल सकते हैं ना, हम प्लेनेट पर, है ना, हवा में चल नहीं सकते। अगर हम चल पाते तो हम जाकर डिस्टेंस पता लगा लेते कि भाई इतना किलोमीटर है। तो बहुत दूर दूर जो प्लेनेट है जहां पर हम जा नहीं सकते, अर्थ पर बैठे बैठे हम डिस्टेंस कैसे पता लगाते हैं, तो ए लैब बी लैब अर्थ पर है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस ए बी नियरली इक्वल टू क्या होता है, आर्क ए बी, क्योंकि अभी अभी बताया था बहुत बड़े आर्क का छोटा सा पोर्शन नियरली इक्वल टू कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो हमें आर्क अर्थ पर बैठे बैठे पता लग जाता है। किसी ए प्लेस और किसी बी प्लेस, दोनों प्लेस अगर अर्थ पर हैं तो डिस्टेंस पता लगा सकते हो ना, हाँ ना, तो बोलो यस। आपको पता है ब्यावर और अजमेर के बीच का मीन डिस्टेंस कितना है, 54 किलोमीटर, ठीक है। तो अर्थ पर जो प्लेसेस होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस हम पता लगा लेते हैं। तो आर्क ए बी हम अर्थ पर बैठे बैठे पता लगा सकते हैं, अर्थ पर रहकर पता लगा सकते हैं। ए लैब में एक टेलीस्कोप है, बी लैब में भी एक टेलीस्कोप है, उन टेलीस्कोप्स की हेल्प से इस एंगल का पता लग जाता है। और आपको मैंने बताया था थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आपको एक और बात बता दूं, ये जो एक कॉमन पॉइंट है इसको एज्यूम करो एज अ सेंटर, और ओ से ए, ओ से बी, इसको इमेजिन करो रेडियस, और एक बहुत बड़े सर्कल को इमेजिन करो आप, एक बहुत बड़े सर्कल को जिसका सेंटर क्या है, ओ, और जिसकी रेडियस क्या है, आर। तो आप क्या पाओगे, इस फॉर्मूले से आपको आर पता लग जाएगा। आर इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन थीटा। तो अर्थ पर रहकर ए से बी तक का डिस्टेंस पता लगा लेते हैं, जो कि नियरली इक्वल टू आर्क होता है। अर्थ पर रहकर एंगल पता लगा लेते हैं। तो अर्थ पर रहकर हम अर्थ से प्लेनेट का डिस्टेंस आर पता लगा लेते हैं नियरली, है ना। तो अब पैरेलैक्स क्या होता है, तो अगर हम उस प्लेनेट पर चले जाएं तो प्लेनेट से अर्थ के इन दो पॉइंट को देखने के अलग अलग एंगल हैं। तो आप समझ लो आपकी ये है लेफ्ट आई और ये है आपकी राइट आई। अब बात बता रहा हूँ, अर्थ पर हमने दो लैब ले ली ना, वो दो लैब क्या है, ये हमारी एज अ लेफ्ट आई, ये हमारी एज अ राइट आई, और एक ही प्लेस को देख रहे हैं और बीच में एंगल आ रहा है। तो आपको मैंने कहा था अब अपना पेन पेंसिल कुछ लो और उसको अपने सामने रखो और लेफ्ट आई राइट से एक एक बार से देखो। तो आप देखोगे बैकग्राउंड के है ना, बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती है ऑब्जेक्ट की, और वो जो पोजीशन चेंज होती है उसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स, उसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स।
तो मैंने एक हल्का सा हिंट दिया है, एक बड़ा सा टॉपिक है ये पैरेलैक्स, तो उसको हम करेंगे। अब 1 मिनट, यस, सिंगल मिनट रुकना है आपको। इसके नीचे लिखिए, सबने हेडिंग लिखा हुआ है ना पैरेलैक्स? यस सर। इसके नीचे डेफिनेशन लिखो जो मैं आपसे कल पूछूंगा, आज ही लर्न कर लो। लिखिए द फिनोमिना, फटाफट लिख लो, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पोजीशन, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ an object, the phenomena of change in position of an object with respect to its background, with respect to its background, with respect to its background, when it viewing alternately, when it viewing alternately, भाई लिख रहे हैं ना सभी? When it viewing alternately by closing, when it viewing alternately by closing our left, and right eye respect। सर आप म्यूट। आवाज आ रही है? हेलो। Yes. तो बताइए, कंप्लीट हो गया? ये व्यूइंग समझ गए क्या? मतलब देखने का प्रोसेस सब जानते ही हैं। तो सर राइट आई, सर लेफ्ट क्या आ गया? लेफ्ट एंड राइट आई alternately, left and right eye alternately, when viewing left and right eye alternately। तो देखो लिखने में कैसा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जब आपने एक्सपेरिमेंट किया प्रैक्टिकली तो कुछ सेकंड्स में हो गया। तो हमने यही तो कहा कि पैरेलैक्स क्या है? अ फिनोमिना ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड when viewing alternately closing left and right eye। तो हम या तो एक आई को क्लोज कर रहे हैं तो लेफ्ट को क्लोज कर रहे हैं, तो राइट इसका मतलब ओपन है। तो बताइए कोई छूटा तो नहीं? ऑल्टरनेट सर। नो सर। एक को ओपन करा, एक को क्लोज करा, तो बड़ा इजी सा है। तो एक बात बताइए, समझ लो, बाकी सब भूल जाना। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये फेयर डायग्राम मैं कल बनाऊंगा, इसको बिल्कुल भूल जाओ, कुछ नहीं बताया, समझ लो। आपको एक ही बात बताइए, पैरेलैक्स जो एक्सपेरिमेंट आपने घर पे अपने किया छोटा सा कुछ सेकंड, पैरेलैक्स, इसको यूज लेकर कल हम बहुत दूर जो हेवनली बॉडीज है, प्लैनेट्स हैं, उनका डिस्टेंस पता करेंगे, और इससे बहुत यूजफुल टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं। Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay.